नमस्कार मित्रों, आप लोगों का रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार। हिंदी इतिहास लेखन एवं काल विभाजन के अंतर्गत हम लोग 6 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 7वां अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं या 7वां भाग का हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोग काफ़ी जो है कि क्रम से वीडियो देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी साहित्य का लेखन किए थे और उनका अधिकांश टीजीटी में पूछता भी रहता है। तो इसमें मित्रों सबसे पहले अगर जैसे धीरे धीरे करके अगर नाम लिया जाए तो एक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। बड़ा बढ़िया इनका जैसे बार बार पूछता भी रहता है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अच्छे आलोचक में भी इनका नाम आता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में हम लोग कल पढ़े ही थे। उसके बाद एक और अच्छे लेखकों में जिनका नाम आता है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूथ। अयोध्या, अरे वही प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनका शॉर्ट में हरियूथ कहते हैं। हरियूथ, ठीक है। इनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध रही। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। बड़ा लंबा नाम है, ठीक है। इनके बारे में अक्सर जैसे कभी कभी पूछ देता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय वही हरियूथ जो प्रिय प्रवास की रचना किए थे। और उसके बाद हम लोग नाम लेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य। ये भी जानकारी के लिए अच्छी है। आप लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो नाम रट लेना चाहिए। नाम रटने से ये होता है कि जैसे पूछा हुआ जैसे पता चलता है। एक और भी बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं जो राजस्थान के भाषा के संदर्भ में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, डॉक्टर मोतीलाल मैनेरिया। डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया। ये राजस्थान भाषा में इनका बड़ा बढ़िया पकड़ है। किनका? डॉक्टर मोतीलाल मैनेरिया का। और ये लिखते हैं राजस्थानी भाषा और उसका साहित्य। इनकी 2 रचनाएं बड़ा प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य। एक बात जान लीजिए मित्रों कि राजस्थान के संदर्भ में मोतीलाल मैनेरिया, अगर राजस्थान के आप टीजी भरते हैं तो अधिकांश से प्रश्न पूछता रहता है मोतीलाल मैनेरिया का। और दूसरा है राजस्थानी पिंगल का इतिहास। एक और इनकी रचना है राजस्थानी पिंगल का इतिहास। मतलब कुल मिला जुला के हम यह कह सकते हैं कि अगर हम लोग नाम लें क्या बोलते हैं मोतीलाल मैनेरिया का तो राजस्थान से ही संदर्भित इनका नाम आएगा। उसके बाद इन लोगों के बाद अगर हम लोग चर्चा करेंगे और
जो मुख्य मुख्य हैं उनका नाम हम रटाते जा रहे हैं। एक है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी या परशुराम चतुर्वेदी, बस इतना ही याद रखिए, परशुराम चतुर्वेदी। बड़े अच्छे लेखकों में भी आते हैं परशुराम चतुर्वेदी। और परशुराम जो चतुर्वेदी हैं, इनकी मात्र एक रचना है उत्तरी भारत की संत परंपरा, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। उत्तरी भारत की संत परंपरा याद रखिएगा मित्रों, किसका है? परशुराम चतुर्वेदी की रचना है, बड़ी प्रसिद्ध अपने समय की रचना है ये, और बार बार पूछता भी रहता है। एक और बहुत अच्छे विद्वान का नाम हम लोग ले सकते हैं, और बार बार कई बार पूछा भी है इनका नाम। उनका नाम है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। इनका नाम इसलिए है कि बार बार इनका भी एक रचना है जो पूछती रहती है। खाली बस इतना याद रखिए कि इनकी जो रचना है साहित्य दर्शन, बस इतना ही याद रखेंगे तभी हो जाएगा। हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। याद रखिएगा मित्रों, क्या नाम है? इतिहास दर्शन। बहुत ये कई बार पूछा जा चुका है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ये अपने समय में बहुत क्या बोलते हैं, अच्छी किताब है और पढ़ने लायक भी है। ठीक है, तो आप चाहें तो जैसे इसको पढ़ सकते हैं। अब इन्हीं एक और बड़े अच्छे इतिहास लेखन के बारे में लिखे हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखिए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी भी बड़े अच्छे लेखकों में आते हैं, और इनका 2 किताबें जो व्यक्तिगत रूप से हमने पढ़ा है, वह किताबें बहुत ही प्रसिद्ध है। नंबर 1 पे हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। और ये कौन लिखते हैं मित्रों, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह लिखते हैं कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी। और राम स्वरूप चतुर्वेदी की एक रचना बहुत बढ़िया है, उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हिंदी गद्य विकास और विन्यास। हिंदी गद्य विकास और विन्यास, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है राम स्वरूप चतुर्वेदी की। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखे हैं, आधुनिक कविता की यात्रा भी लिखे हैं। लेकिन ये 2 किताबें व्यक्तिगत रूप से मतलब बार बार कंपटीशन में पूछी जाती है, इसलिए इन किताबों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। और वही राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं जो राम स्वरूप चतुर्वेदी की एक और आधुनिक कविता जब लिखते हैं, आधुनिक कविता यात्रा, एक तीसरी इनकी पुस्तक है कि आधुनिक कविता यात्रा।
और यही रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं जो छायावाद को, ठीक है, सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि छायावाद शक्ति का काव्य है। किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, क्या कहते हैं कि छायावाद, ठीक है, शक्ति का काव्य है, शक्ति का काव्य है। ये भी बार बार पूछता रहता है कि किसने कहा था कि छायावाद शक्ति का काव्य है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। और इसलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को क्या बोलते हैं, हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी संवेदना से संबंधित है, जबकि शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा, दर्शन से संबंधित हैं। कम से कम अगर इतनी बातें भी आप लोगों को जेहन में बैठ जाता है तो मान के चलिए कि कहीं दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से लिख लेंगे। इसके बाद जो हम लोग बार बार किताबें, जिस किताबों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के साथ साथ ये क्या बोलते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, जिनका नाम सबके जुबान पे है डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर नगेंद्र को कौन नहीं जानता है, ठीक है। और उनकी किताब आप पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है, आलोचना की किताब है डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र की प्रसिद्ध किताब कौन है जो बार बार सब लोग पढ़ते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल वाला हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये 1973 में बहुत अच्छी इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में यह जैसे जो बातें दिखाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, वह जैसे तार्किक ढंग से दिखाते हैं और बड़े अच्छे ढंग से दिखाते हैं। लेकिन ये गलतियां क्या करते हैं कि जब काल विभाजन करते हैं, कौन? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जब काल विभाजन करते हैं तो ये कन्फर्म नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग ढंग से करते हैं। इसमें जैसे नंबर 1 पे आदिकाल, आदिकाल का नाम देते हैं, लेकिन समय में बड़ा अजीब टाइप रखते हैं। कहते हैं 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। 7वीं सदी, ठीक है, से 14वीं सदी के मध्य। मित्रों याद रखिएगा, 7वीं से 14वीं सदी के मध्य में ये आदिकाल की रचना मानते हैं। बाद में बताएंगे कि अधिकांश जो हमारे कवि थे वह 7वीं 6वीं शताब्दी से संबंधित था। इसी का आधार बनाकर यह कहते हैं कि 7वीं से 14वीं सदी तक भक्ति काल को माना जा सकता है। इसी तरह जो इनका दूसरा जो भक्ति काल जिनका नाम दिए कि ये भक्ति काल रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन समय का परिवर्तन है। यह मित्रों ध्यान रखिएगा, 7वीं से 14वीं सदी के मध्य तक चर्चा करते हैं। इसी तरह इसमें 14वीं से, याद रखिएगा, 14वीं से 17वीं सदी के मध्य में इसकी चर्चा करते हैं। मतलब हमारा भक्ति काल क्या है? 14वीं सदी से शुरू होकर 17वीं सदी के मध्य तक ये भक्ति काल को लेते हैं। फिर उसके बाद जो इनका तीसरा रीति काल है, मित्रों याद रखिएगा कि यही डॉक्टर नगेंद्र हैं जो रीतिकाल के संदर्भ में जो है कि बहुत अच्छी अपना विचार भी दिए हैं। छायावाद के संदर्भ में भी यही कहते हैं कि स्थूल छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इन्हीं का कहना है, भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कहते हैं कि 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य में क्या है? याद रखिएगा, रीतिकाल। चौथा फिर जिसका नाम ये आधुनिक काल कहते हैं, आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को क्या कहते हैं कि 19वीं सदी से,
ठीक है, अब तक। अब इसमें नई नई बातें क्या, ये नई नई बातें जो है कि क्या बोलते हैं। अब आपसे मन में प्रश्न उठेगा कि नई बातें क्या कहे हैं। तो नई बात ये कहे हैं, ये इनका काल विभाजन में ये सन जो है कि विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है। और फिर इन्होंने जो आगे जो आधुनिक काल का जो विभाजन किए, आधुनिक काल का जो विभाजन किए कि 4 भागों से लेकर 4 भागों में जब आधुनिक काल का विभाजन ये करते हैं तो नंबर 1 पे क्या करते हैं, नंबर 1 पे रखते हैं भारतेंदु। ठीक है, लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग का यह नाम नहीं रखते हैं, बल्कि भारतेंदु युग को कहते हैं कि पुनर्जागरण काल है। किसने कहा था कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल? मित्रों याद रखिएगा, पुनर्जागरण काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये कहे थे कौन? डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। अच्छा, जो दूसरा जिनको हम लोग द्विवेदी युग कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम इन्होंने बदल दिया और उनका नाम क्या रखा? द्विवेदी युग का नाम रखे कि यह जागरण सुधार काल है। याद रखिएगा मित्रों, क्या कहते हैं कि जागरण सुधार काल है। किसने कहा था जागरण सुधार काल? ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। किसको? द्विवेदी युग को कहते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा जो है कि छायावाद नाम रखते हैं, छायावाद। ठीक है, छायावाद में बहुत बढ़िया आलोचना करते हैं। और छायावाद काल का नाम रखते हैं। फिर उसके बाद छायोत्तर काल कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों कि छाया जो उत्तर काल है, याद रखिएगा कि छाया जो उत्तर काल है, उत्तर काल, ठीक है, इसी छायोत्तर काल में यह 2 भाग करते हैं। प्रगति प्रयोग काल, इसमें 2 भाग करते हैं। क्या क्या? प्रगति, ठीक है, प्रयोग काल। ठीक, और दूसरा क्या नाम रखते हैं? नवलेखन काल। नवलेखन काल। अगर हम समय की चर्चा करें तो भारतेंदु युग को इन्होंने एकदम बहुत बढ़िया माना है। 1857 से लेकर कब तक मानते हैं? 1900 तक। और नाम क्या देते हैं? पुनर्जागरण काल। अगर द्विवेदी युग की चर्चा करते हैं तो यह द्विवेदी युग को जागरण काल कहते हैं। जागरण काल का समय क्या मानते हैं? ये मानते हैं 1900 से लेकर 1918 तक, जो अमूनन प्रमाणित भी है। उसके बाद छायावाद की चर्चा यही व्यक्ति करते हैं। यह मानते हैं कि छायावाद काल का समय कब था? तो ये मानते हैं कि 1918 से लेकर 1938 तक ये छायावाद काल को मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो छायोत्तर काल कहते हैं, तो छायोत्तर काल का वही जो प्रगत प्रयोग काल, जिसको हम लोग प्रयोगवाद कहते हैं, वही प्रगत प्रयोग काल को यह मानते हैं कि 1938 से लेकर जो जिसको हम प्रगतिवादी युग कहते हैं, तो इसको प्रगति प्रयोग काल इन्होंने नाम रखा है। और समय 1938 से लेकर 1953 तक मानते हैं। ठीक है, और नवलेखन काल में क्या करते हैं कि 1953 से लेकर अब तक मानते हैं। तो मित्रों ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र की किताब का क्या नाम है? डॉक्टर नगेंद्र की किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अमूमन सभी लोग जानते हैं। कब आया था? 1973 में आया था। इसके जो नाम भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सब नाम में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। परिवर्तन क्या करते हैं? भारतेंदु युग का नाम यह पुनर्जागरण काल रखते हैं और द्विवेदी युग का नाम ये जागरण सुधार काल रखते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। और डॉक्टर नगेंद्र जो हैं कि छायावाद के संदर्भ में और रीतिकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र की भूमिका बड़ा प्रसिद्ध रही है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। अगर आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ते हैं तो अधिकांश कंपटीशन संबंधी बातें इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत आसानी से मिल जाता है।
और आप लोगों को अगर तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर नगेंद्र की भी किताब लेनी चाहिए। वास्तव में किताब बहुत बढ़िया है और सीखने लायक चीज़ है। अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी साहित्य का लेखन और काल विभाजन सबका सबसे बढ़िया कौन रहा, किसका रहा, किसकी भूमिका रही, किसने काफ़ी मेहनत किया, तो एक और व्यक्ति का नाम हम लोग ले सकते हैं, श्री प्रभुदयाल मित्तल। श्री प्रभुदयाल, ठीक है, मित्तल। और प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा का भैया कौन सा ग्रंथ लिख दिया कि इतना इनका नाम है? इन्होंने लिखा चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। इनकी कौन सी रचना है? चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य और उसका साहित्य। किसने लिखा? प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा। अब चैतन्य संप्रदाय की चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे? चैतन्य संप्रदाय जब आप कृष्ण काव्य धारा को हम लोग पढ़ेंगे और गौड़ी संप्रदाय पढ़ेंगे तो यही चैतन्य संप्रदाय और उसके साहित्य के बारे में इन्होंने प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा है। और प्रभुदयाल मित्तल लिखकर यह बताना चाहते हैं कि मतलब किस तरह यह क्या बोलते हैं ये रचना काफ़ी प्रसिद्ध रही। और उसके बाद ये तो भक्ति के हो गए। एक और भी बड़े अच्छे लेखक नाम है जिनका टीकम सिंह, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कई बार पूछा है, टीकम सिंह तोमर। याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा है, टीकम सिंह तोमर की रचना। और टीकम सिंह तोमर की रचना क्या है? वीर काव्य है, हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य। क्या है मित्रों? हिंदी वीर काव्य में एक ही व्यक्ति हैं, यही डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। और डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की बहुत ही बढ़िया रचना है हिंदी वीर काव्य, जो 1945 में आई थी। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है। अगर आप क्या बोलते हैं तैयारी करते हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद सुमन राजे का भी नाम याद रखना चाहिए। सुमन राजे, याद रखिएगा, ये महिला लेखिका हैं, बहुत ही अच्छी लिखी हैं। और इनकी एक रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास कब आया था? 2003 में आया था, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यही सुमन राजे का संबंध लखनऊ से काफ़ी इनका संबंध रहा। और मित्रों हम बता दें कि जब ये लिखती हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अरे भैया काहे आधा इतिहास आप बोल रही हैं? तो ये समझाती हैं कि अभी तक जो हिंदी साहित्य लिखा गया है वह पुरुषों के द्वारा पुरुषों को सम्मान बढ़ाने के लिए लिखा गया है। उसमें महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। और महिला का कोई स्थान न होने के कारण, चूँकि ऐसा माना जाता है कि जो ईश्वर का स्वरूप है, अर्धांगिनी स्वरूप है, उसमें आधा पुरुष है आधा स्त्री है। जीवन की भी पहिया इसी तरह चलती है, पुरुष और स्त्री दोनों मिलाकर। तो यह कहती हैं कि पुरुषों ने तो अपना इतिहास दर्शाया, अपना व्यथा दर्शाया, लेकिन जो महिलाओं की दशा थी, महिलाओं की दुर्दशा थी, वह किसी ने नहीं दर्शाया। तो यह कहती हैं कि अभी तक जो इतिहास लिखा गया है वह हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, और जो मैं लिखी हूँ यह पूरा इतिहास है, इसको पढ़ना चाहिए। और इस तरह जैसे क्या बोलते हैं कि ये बहुत ही हिंदी साहित्य में एक अलग इनकी अच्छाई है और इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर विदेशी विद्वानों की चर्चा करें, ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग विदेशी विद्वान की चर्चा करते हैं
तो विदेशी विद्वानों में 2-3 विद्वान ऐसे हैं जो बहुत बार जैसे उनका कभी कभी पूछता रहता है, भला कि वो अपना अंग्रेजी भाषा में लिखे, बाद में लोगों ने उसका रूपांतर किया। और उसमें एक नाम बहुत स्टैंडर्ड नाम है, पादरी एडिसन ग्रिप्च। पादरी एडिसन ग्रिप्च, याद रखिएगा, बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा नाम होता है, पादरी एडिसन ग्रिप्च। और उनकी रचना क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी, ठीक है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये बड़ा मतलब बहुत अच्छे जैसे कवियों में इनका नाम आता है, पादरी एडिसन ग्रिप्च। एक और याद नाम रखिएगा, पादरी F.A. हिक्की, पादरी F.A. हिक्की, ठीक है। पादरी यफ ये अंग्रेजी वाला यफ, और ये याद रखिएगा पादरी F.A. हिक्की, और उनका रचना है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिस्ट्री मतलब इतिहास, ऑफ हिंदी लिटरेचर। मित्रों, पादरी में 2 पादरियों का नाम याद रखिएगा, एक ये पादरी हैं कौन, एडिसन ग्रिप्च, और एक पादरी F.A. हिक्की है। अंतर क्या है कि ये स्केच कर रहा है, खींच रहा है, और ये क्या बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है। तो F.A. का नाम जब याद आए तो कह दीजिएगा वो तो हिस्ट्री बताने वाला है, और जब ग्रिप्च का नाम आए तो स्केच कर रहा है, खींच रहा है। तो यह जैसे मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों को जानना चाहिए कि यह इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में काफ़ी जैसे इनकी प्रसिद्ध रचना, और भी जैसे कई लोगों ने लिखा है, ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण था वह लगभग हमने 7 पार्ट में, 7 पार्ट कम नहीं होता है मित्रों, आप क्रम से देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन एवं परंपरा, हमने काफ़ी विस्तृत से उसमें जानकारी दिए हैं। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से लगभग मुक्त हो रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो हम लोग देखेंगे आदिकाल की शुरुआत, अगले वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, अपने मित्रों से भी बताइए कि वो क्रमशः वीडियो देखते रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।